चलिए देखते हैं सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी क्लास 11 का पहला चैप्टर है। चैप्टर के नाम है समाज शास्त्र एवं समाज के बारे में देखेंगे। परिचय देखें। हम शुरुआत करते हैं कुछ सुझावों से जो प्राय आप जैसे युवा विद्यार्थियों के सम्मुख रखे जाते हैं। एक सुझाव प्राय दिया जाता है कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन में सफलता पाओगे। दूसरा सुझाव यह होता है कि यदि आप इस विषय अथवा विषयों के समूह की पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी। तीसरा सुझाव इस बात की ओर संकेत करता है कि किसी लड़के के लिए यह विषय ज्यादा उपयुक्त नहीं दिखता अथवा एक लड़की के तौर पर क्या आपके विषय का चुनाव व्यवहारिक है। चौथा सुझाव आपके परिवार को आपकी नौकरी के शीघ्र आवश्यकता है तो ऐसे व्यवसाय न चुने जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता हो, अथवा आपको अपने पारिवारिक व्यवसाय में कार्य करना है तो आप इस विषय को पढ़ने की इच्छा क्यों रखते हैं। आइए हम इन सुझाव पर गौर करें। और क्या आप यह सोचते हैं कि पहला सुझाव बाकी तीन सुझाव का खंडन करता है, क्योंकि पहला सुझाव दर्शाता है कि यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप अच्छा नौकरी पाओगे और अच्छी नौकरी अच्छे कार्य कर पाओगे। इससे का दारोमदार स्वयं पर है। और दूसरा सुझाव यह दर्शाता है कि आपके व्यक्तिगत प्रयास के अलावा नौकरी का एक बाजार है और वह बाजार एक यह निश्चित करता है कि किस विषय की पढ़ाई करने से नौकरी का अवसर ज़्यादा है या कम है। तीसरा और चौथा सुझाव इस बात की ओर संकेत करती है कि और इसे जटिल बना देती है। और यहाँ केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयास और नौकरी का बाजार ही नहीं बल्कि लिंग, परिवार और सामाजिक परिवेश से भी मायने रखते हैं। यद्यपि व्यक्तिगत प्रयासों का बहुत अच्छी महत्व है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि वे परिणाम को निश्चित करें। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ अन्य सामाजिक कारक भी हैं जो परिणाम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हमने केवल नौकरी का बाजार, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं लिंग का जिक्र किया है। क्या आप अन्य कारकों के बारे में सोच सकते हैं? और हम पूछ सकते हैं यह कौन निश्चित करता है कि एक अच्छी नौकरी क्या है। क्या एक अच्छी नौकरी के बारे में सभी समाजों की सोच एक जैसी है? क्या इसका पैमाना पैसा है अथवा सम्मान या सामाजिक मान्यता या व्यक्तिगत संतुष्टि जो एक नौकरी की हैसियत का निर्धारण करते हैं? क्या संस्कृति और सामाजिक मानक की भी इसमें कोई भूमिका होती है? प्रत्येक विद्यार्थी को तरक्की हेतु मेहनत से अध्ययन अवश्य करना चाहिए, लेकिन वह कितना अच्छा कर पाता है यह सामाजिक कारकों के एक पूरे समुच्चय द्वारा निर्धारित होता है। नौकरी का बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआतों से परिभाषित करती है, अर्थव्यवस्था की जरूरतों से परिभाषित करती है और अर्थव्यवस्था की जरूरतें भी पुनः सरकार की आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति की नौकरी के अवसर इन विशिष्ट राजनीतिक आर्थिक आंकड़ों के साथ साथ उसके परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होती है। यहाँ से हमें इस बात का प्रारंभिक ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार समाजशास्त्र मानव समाज का एक अंतर संबंधी समग्र के रूप में अध्ययन करता है और किस तरह समाज और व्यक्ति एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विषयों को चुनाव की समस्या विद्यार्थियों का व्यक्तिगत मामला है और इससे के बावजूद अधिकांश विद्यार्थी इस समस्या से प्रभावित रहते हैं। अतः प्रत्यक्ष है कि यह एक व्यापक जनहित का मुद्दा है और समाजशास्त्र का एक कार्य व्यक्तिगत समस्या और जनहित के मुद्दे के बीच का संबंध को स्पष्ट करता है। और यह इस अध्याय की पहली विषय वस्तु है और हम यह पहले ही देख चुके हैं कि एक अच्छी नौकरी का अर्थ भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न होता है और किसी व्यक्ति के लिए किसी नौकरी की सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी है अथवा नहीं है यह उस व्यक्ति के प्रासंगिक समाज की संस्कृति पर निर्भर करता है। प्रासंगिक समाज का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ यह है कि वह समाज जिससे वह संबंधित है, व्यक्ति किस समाज से संबंध रखता है? क्या यह पास पड़ोस से है? क्या यह समुदाय है? और क्या यह जन या जनजाति है? क्या यह उसके माता पिता या व्यापारी के दायरे हैं? और क्या यह राष्ट्र है? इस प्रकार इस अध्याय का दूसरा बिंदु यह है कि वर्तमान समय में व्यक्ति कैसे एक से अधिक समाजों से जुड़ा हुआ है और समाज कैसे असमान होते हैं। तीसरा यह अध्याय इससे का परिचय देता है कि समाजशास्त्र में समाज का विधिवत अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन दार्शनिक और धार्मिक अनुचिंतन एवं अनुसाथ ही समाज के रोजमर्रा के सामान्य प्रेक्षण से एकदम अलग है। और चौथी बात, समाज के अध्ययन का यह अलग तरीका ज्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है यदि हम पीछे मुड़कर बौद्धिक विचारों एवं भौतिक स्थितियों पर ऐतिहासिक दृष्टि डालें जिसमें समाजशास्त्र का जन्म हुआ एवं विकास हुआ।
ये विचार एवं भौतिक विकास मुख्यतः पाश्चात्य थे, परंतु इसके परिणाम विश्वव्यापी थे। पांचवें, हम ऐसे विश्वव्यापी पक्ष पर तरीके को देखते हैं जिसमें भारत में समाजशास्त्र का आगमन हुआ। और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार हम से प्रत्येक की अपनी अलग एक जीवनी है, उसी तरह एक विषय की भी अपनी एक अलग जीवनी है। और विषय के इतिहास को समझने से विषय को समझने में सहायता मिलती है। और अंत में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र एवं अन्य विषयों से इसके संबंधों की भी चर्चा की जाती है। मिल्स 1959 में कहा था, समाजशास्त्रीय कल्पना हमें इतिहास और जीवन गाथा को समझने एवं समाज में इन दोनों के संबंध को समझने में सहायता करती है। यही इसका मुख्य कार्य है और इसका वायदा भी है। और शायद सबसे अधिक परिणामदायक विभेद जिसके द्वारा समाजशास्त्रीय कल्पना करती है वह व्यक्तिगत समस्याओं द्वारा सामाजिक संरचना के जनहित के मुद्दे के बीच है। और जब किसी को व्यक्तिगत या अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों में कठिनाई होती है, तब वह उसे स्वयं प्रत्यक्ष और निजी रूप से ज्ञात सीमित सामाजिक दायरे में सुलझाता है। इन मुद्दों का संबंध व्यक्ति के निजी जीवन तथा स्थानीय वातावरण से परे होता है। समकालीन इतिहास के तथ्य पुरुषों और स्त्रियों की सफलता और असफलता के तथ्य भी है। जब एक समाज का औद्योगिकरण होता है, एक किसान श्रमिक बन जाता है या एक सामंत समाप्त हो जाता है या व्यवसायी बन जाता है, जब कोई वर्ग उठता है या गिरता है, एक व्यक्ति रोजगार युक्त अथवा बेरोजगार हो जाता है, तब जब विनियोजन की दर ऊपर नीचे होती है, आदमी का मन उछलता है या टूट जाता है। जब युद्ध होता है, एक बीमा एजेंट रॉकेट लॉन्चर बन जाता है और एक स्टोर का क्लर्क रडार मैन बन जाता है। एक पत्नी अकेली रह जाती है, एक बालक पिता के बगैर बड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति की जिंदगी हो या एक समाज का इतिहास, दोनों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता। उसके बाद देखते हैं समाजशास्त्रीय कल्पनाएं और व्यक्तिगत समस्याएं एवं जनहित के मुद्दे के बारे में। हमने अपनी शुरुआत कुछ सुझावों के एक समुच्चय के साथ की थी, जिसमें हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे से परस्पर किस प्रकार संबंधित है। और यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर समाजशास्त्री पीढ़ियों से विचार विमर्श करते आ रहे हैं। सी राइट्स मिल्स समाजशास्त्री कल्पनाओं पर अपनी दृष्टि मुख्य इस बात को सुलझाने पर टिकाते हैं कि किस तरह व्यक्तिगत और जनहित परस्पर संबंधित हैं। देखते हैं समाजों में बहुलता एवं असमानताएं के बारे में। समकालीन विश्व में एक प्रकार से देखा जाए तो हम एक से ज्यादा समाजों से जुड़े होते हैं। जब हम विदेशियों के बीच हमारे समाज की बातें करते हैं तो हमारा मतलब भारतीय समाज से हो सकता है, लेकिन भारतीयों के बीच हमारे समाज को भाषा, समुदाय, धर्म या जाति अथवा जनजाति के संदर्भ में ली जा सकती है। और यह विविधता इस बात का निर्णय करने में कठिनाई पैदा करती है कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं। लेकिन शायद लगता है कि समाजों का खाका खींचने की समस्या अकेले समाजशास्त्रियों की ही नहीं है, जैसे कि नीचे दी गई टिप्पणी से प्रकट होती है। अपनी फिल्मों में क्या दिखाया जाए और इस बात पर चर्चा करते हुए मशहूर भारतीय फिल्मकार सत्यजीत राय हैरानी से कहते हैं कि आप अपनी फिल्म में क्या देखेंगे और आप पे एक क्या छोड़ सकते हैं, और क्या आप शहर को पीछे छोड़कर गांव में जाएंगे क्या, और जहां विशाल चरागाहों में गाय चरती है और चरवाहे बांसुरी बजाते हैं, और आप यहां एक साफ सुथरी एवं ताजा तरीन फिल्म बना सकते हैं जिसमें एक नवीन के गीते की सी मोहक लय होती है। अथवा आप इतिहास में पीछे महाकाव्यों में जाएंगे जहां दैत्यों और देवों ने महान संग्राम में हिस्सा लिया था, जिसमें भाइयों ने भाइयों का संहार किया था। अथवा आप वहीं ठहरे रहेंगे जहां आप वर्तमान में यहीं इसी विकट भीड़ भाड़ चौका चौध भरे शहर के बीचों बीच और इसके कोलाहल और दृश्य और परिवेश के विरोधाभासों से स्वयं मिलाने का प्रयास करेंगे। यह समाजशास्त्र के सम्मुख मुख्य प्रश्न है कि समाज में किस चीज पर ध्यान केंद्रित किया जाए। यह सत्यजीत राय की टिप्पणी पर पुनः जाते हैं तो असबद्ध होता है
है कि क्या उनके द्वारा किया गया गांव का चित्रण रोमांटिक है। एक समाजशास्त्री के नजरिए से गांव के एक दलित के नीचे दिए गए चित्रण की इससे तुलना करना उल्लेखनीय होगा। और जब मैंने उसे पहली बार देखा, वह गांव की छप्पर की छत वाली चाय की दुकान के सामने धूल भरी सड़क पर बैठा था। अब जानबूझकर अपनी गिलास और प्लेट अपने बगल में रखे हुए, जो दुकानदार के लिए मुख्य संकेत था कि अछूत को चाय खरीदनी है। और मुल्ली एक 40 वर्षीय पान से मैले हुए दांतों वाला मरियल सा व्यक्ति था, जिसके लंबे बाल और पीछे की तरफ लटके हुए थे। ये किसने कहा था? फ्रीमैन। ये कौन थे? फ्रीमैन। 1978 की बात है। और अमर्त्य सेन का उद्धरण शायद इसका ज़्यादा अच्छी तरह वर्णन करेगा कि किस प्रकार असमानता समाजों के बीच केंद्रित बिंदु है। और कुछ भारतीय अमीर है, अधिकांश नहीं है, और कुछ बहुत अच्छी तरह शिक्षित हैं, अन्य निरक्षित हैं, और कुछ विलासिता की जिंदगी बरस करते हैं, जबकि दूसरे थोड़े परिश्रमिक के बदलते कठोर परिश्रम करते हैं। कुछ राजनीतिक रूप में शक्तिशाली होते हैं, लेकिन दूसरे की किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकते। कुछ के पास जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनेक अवसर है, जबकि अन्य के पास अवसरों का नितांत अभाव है। कुछ के प्रति पुलिस का व्यवहार सामान्यजनक रहता है, जबकि अन्य के कुछ के लिए अत्यधिक असम्मानजनक है। और ये असमानता के कुछ विभिन्न प्रकार हैं, और इनमें से प्रत्येक के लिए गंभीर चिंतन की विषय है। ये जो कह रहे थे, ये इनका नाम है अमर्त्य सेन, 2005 की है। और शायद उसके बाद समाजशास्त्र का परिचय देखें। समाज का एक अंतर संबंधी समग्र के रूप में अध्ययन करने के समाजशास्त्र के मुख्य सरोकार एवं समाजशास्त्री कल्पनाओं के बारे में आपको पहले ही परिचय दिया जा चुका है। व्यक्तिगत पसंद और नौकरी के विचार पर हमारी परिचर्चा से पता चलता है कि किस प्रकार आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं अंतर संबंधी है, और किस प्रकार एक व्यक्ति इससे बांधा हुआ भी है, और तथापि कुछ सीमा तक इसको बदल भी सकता है। आगे कुछ अध्याय विभिन्न संस्थाओं और साथ ही साथ संस्कृति पर आधारित हैं। ये समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख शब्दावली एवं संकल्पनाओं पर भी केंद्रित होगी, जिसमें समाज को समझने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन समूहों और समाजों का अध्ययन है। और एक सामाजिक प्राणी की तरह स्वयं हमारा व्यवहार इसी की विषय वस्तु भी है। समाजशास्त्र ऐसा कार्य करने वाला पहला विषय नहीं है। लोगों ने हमेशा से उस समाज और समूह को देखा और समझा भी है जिसमें वे रहते हैं। और यह सभी सभ्यताओं और युगों के दार्शनिक, धार्मिक, गुरु और विविधताओं की पुस्तकों से स्पष्ट होती है। और अपने जीवन और अपने समाज के बारे में सोचने वाला मानव स्वभाव केवल दार्शनिक एवं सामाजिक विचारकों तक सीमित नहीं है। हम सभी के अपने जीवन मर्रा की जिंदगी के बारे में और दूसरों की जिंदगी के बारे में अपने अपने विचार रहते हैं, और इसी तरह अपने समाज और दूसरे समाजों के बारे में भी है। और ये रोजाना की हमारी धारणाएं और हमारी सामान्य बौद्धिक समझ भी है, जिसके अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। तो वो भी एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का एक समाज के बारे में अनुप्रेक्षण, एक विचार दार्शनिक अनुचिंतकों एवं सामान्य बौद्धिक समझ से हटकर है, और मानव व्यवहार में क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, रहन सहन के वांछित तरीकों एवं एक अच्छे समाज के बारे में दार्शनिक तथा धार्मिक विचारक अक्सर निरीक्षित करते रहते हैं। और समाजशास्त्र का सरोकार भी मानकों एवं मूल्य के प्रति है, लेकिन इसकी मुख्य दृष्टि इन मानकों एवं मूल्यों से परे उन उद्देश्यों पर भी है जिनका लोगों को अनुसरण करना चाहिए। इसका सरोकार उस तरीके से है जिस तरह से वास्तविक समाजों में कार्य करते हैं। और इसमें हम अध्याय 3 में देखेंगे कि किस प्रकार धर्म का समाजशास्त्र ईश्वरीय मीमांसीय अध्ययन से अलग है, और समाजों का अनुभाविक अध्ययन समाजशास्त्रियों के कार्य का एक अहम हिस्सा है। लेकिन इस बात का यह अर्थ कदापि नहीं है कि समाजशास्त्र
का मूल्यों के प्रति कोई सरोकार नहीं है। शिष्य का तात्पर्य केवल यह है कि जब एक समाजशास्त्री एक समाज का अध्ययन करता है तब वह जानकारियां इकट्ठा करने और परीक्षण करने की उत्सुक होता है, चाहे वह उसकी निजी पसंद के प्रतिकूल हो। अब इसको स्पष्ट करने के लिए पीटर बर्गन ने एक असामान्य लेकिन प्रभावकारी तुलना पेश करते हैं। कहते हैं कि किसी राजनीतिक या सैनिक संघर्ष में विरोधी पक्ष के जासूसी तंत्र द्वारा इस्तेमाल की गई सूचनाओं को हथियाना काफी फायदेमंद होता है, लेकिन इसका कारण यही है कि एक सफल जासूसी तंत्र की सूचनाएं पूर्वाग्रहों के मुक्त होती है। यदि कोई जासूस अपनी रिपोर्टिंग अपने अधिकारियों की विचारधारा एवं महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर करता है तो उसकी रिपोर्ट न सिर्फ अपने पक्ष के लिए अनुप्रयोग होगी बल्कि विरोधी पक्ष के लिए भी होगी यदि वह उसे हथियाना चाहे। और एक समाजशास्त्री भी काफ़ी मायने में ऐसा ही एक जासूस है और उसका काम है किसी भी निश्चित क्षेत्र में अधिक से अधिक शुद्ध रिपोर्ट तैयार करना जितना कि वह कर सकता है। उसके बाद क्या इसका अर्थ यह निकलता है कि समाजशास्त्री की अपनी अध्ययन के उद्देश्यों के बारे में जानने अथवा उस पर काम करने के प्रति उसके लिए समाजशास्त्रीय जानकारियां जुटाई जा रही है कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही है कि जितनी समाज के एक नागरिक की होती है, लेकिन यह पूछताछ समाजशास्त्रीय पूछताछ नहीं है। यह तो एक जीव विज्ञानी की जैविकीय ज्ञान की तरह है जिसका उपयोग या तो स्वस्थ करने के लिए या खत्म करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीव विज्ञानी उस जिम्मेदारी से मुक्त हुए जिनके लिए वह कार्य कर रहे हैं। और परंतु यह एक जैविकीय प्रश्न नहीं है। समाजशास्त्र अपने आरंभिक काल से ही स्वयं को विज्ञान की तरह समझता है। समाजशास्त्र प्रचलित सामान्य बौद्धिक परीक्षणों या दार्शनिक अनुचिंतकों तथा ईश्वरीयवादी व्याख्यानों से हटकर वैज्ञानिक विधियों से बंधा हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि जिन कथनों पर समाजशास्त्री पहुंचता है वह कथन साक्ष्य के निश्चित नियमों के परीक्षणों द्वारा प्राप्त किए हुए होने चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति उनकी जांच कर सके या उनकी जानकारियों के विकास हेतु उनके दोहरा सके। समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान के अंतर पर और परिणामात्मक तथा गुणात्मक अनुसंधानों के अंतर पर पर्याप्त बहस हो चुकी है। हमें यहाँ पर विवाद में नहीं पड़ना है। और लेकिन यहाँ जो वो बात प्रासंगिक है वह यह है कि समाजशास्त्र को अपने परीक्षणों और विश्लेषणों में कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होता है ताकि दूसरों के द्वारा उनकी जांच की जा सके। अगले खंड में हम समाजशास्त्रीय ज्ञान और उनके सामान्य बौद्धिक ज्ञान की तुलना करने जा रहे हैं और जो एक बार फिर इस बात पर बल देगा कि समाजशास्त्र जिस तरह से समाज का परीक्षण करता है उसमें पद्धतियों की भूमिका, प्रक्रियाएं और नियमों का कितना महत्व है। इस पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय आपको बताएगा कि समाजशास्त्री क्या करते हैं और वे किस तरह समाज का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान के बीच के अंतरों का विस्तृत वर्णन समाजशास्त्रीय उपागम एवं पद्धति के बारे में एक स्पष्ट विचार देने में सहायक होती है। तो देखते हैं समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान के बारे में 5वां खंड में। तो हम देख चुके हैं कि किस तरह समाजशास्त्रीय ज्ञान ईश्वरीय मानसीय और दार्शनिक परीक्षणों से अलग है। और इसी प्रकार समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक परीक्षणों से अलग है। सामान्य बौद्धिक वर्णन सामान्यतः उन पर आधारित होते हैं जिन्हें पर प्रकृतिकवादी और या व्यक्तिवादी वर्णन कह सकते हैं। व्यवहार का एक प्रकृतिकवादी वर्णन इस मान्यता पर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति व्यवहार के प्राकृतिक कारणों की पहचान कर सके। अतः समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक परीक्षणों एवं विचारों तक साथ ही साथ दार्शनिक विचारों दोनों से ही अलग है। यह हमेशा या सामान्यतः भी चमत्कारी परिणाम नहीं देता, लेकिन अर्थपूर्ण और असंदिग्ध संपर्कों तक केवल सामान्य संपर्कों के छानबीन द्वारा ही पहुंचाया जा सकता है। समाजशास्त्रीय ज्ञान से बहुत अधिक प्रगति हुई है। ज्यादा प्रगति तो सामान्य रूप से हुई, परंतु कभी कभार नाटकीय उद्भवों से भी प्रगति हुई है। समाजशास्त्र में संकल्पनाओं, पद्धतियों और आंकड़ों का एक पूरा तंत्र है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह का संयोजित है। यह सामान्य बौद्धिक ज्ञान से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। सामान्य बौद्धिक ज्ञान परिवर्तनीय क्यों हो? क्योंकि यह अपने उद्गम के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछता। अब या दूसरे शब्दों में यह अपने आप से यह नहीं पूछता कि मैं यह विचार क्यों रखता हूँ। और यह एक समाजशास्त्री को अपने स्वयं के बारे में तथा अपने किसी भी विश्वास के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, चाहे वह विश्वास कितना भी प्रिय क्यों न हो। और क्या वास्तव में ऐसा है? समाजशास्त्री के
समाजशास्त्र के दोनों ही उपागम व्यक्ति व्यवस्थित एवं प्रश्नकारी वैज्ञानिक खोज की एक विस्तृत परंपरा से निकलते हैं और वैज्ञानिक कार्य विधियों के इस महत्व को तभी समझा जा सकता है जब हम अतीत की तरफ लौटें और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को समझने में जिसमें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का उद्भव हुआ था समझे उसे, और क्योंकि आधुनिक विज्ञान में हुए विकासों का समाजशास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए हम संक्षिप्त रूप से देखें कि समाजशास्त्र की रचना में बौद्धिक विचार को भूमिका कहाँ तक है। तो बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है देखते हैं। छठा खंड है तो प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर उपनिवेशी प्रशासकों, समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने समाज के बारे में इस दृष्टि से विचार किया कि उनका विभिन्न प्रकार में वर्गीकरण किया जाए ताकि सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सके। ये लक्षण 19वीं शताब्दी में आरंभिक समाजशास्त्रियों जैसे अगस्त कोर्ट, कार्ल मार्क्स एवं हर्बर्ट स्पेंसर के कार्यों में पुनः दृष्टिगोचर होते हैं। अतः इस बात के प्रयास किए गए कि उन बातों के आधार पर विभिन्न तरह के समाजों का वर्गीकरण किया जाए। उदाहरण के लिए जैसे आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार जैसे शिकारी टोलियों एवं संग्रहकर्ता, चरवाहे एवं कृषक एवं गैर औद्योगिक सभ्यताएं। दूसरा आधुनिक समाजों के प्रकार जैसे औद्योगिकृत समाज। इस प्रकार के क्रमिक विकास का दर्शन यह मानता था कि पश्चिमी संसार आवश्यक के रूप में ज्यादा प्रगतिशील एवं सभ्यता, गैर पश्चिमी समाज को अशिष्ट के और कम विकसित समझा जाता था। भारतीय औपनिवेशी के अनुभव को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए और भारतीय समाजशास्त्र में भी इसी तरह के तनाव को देखा जा सकता है। और बहुत पीछे इतिहास में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के समय में जाइए और इसका बुद्धिजीवी तथा सिद्धांतवादी जवाब है। और शायद इसी पृष्ठभूमि के कारण ही भारतीय समाजशास्त्र खास तौर पर विचारशील रहा है कि यही इसके व्यवहार में भी दिखता है। और अगली पुस्तक समाज का बोध में आप भारतीय समाजशास्त्रीय विचार, उसके सरोकारों और उसके वास्तविक व्यवहार के बारे में विस्तार से जानेंगे। और उसके डार्विन के जीवन विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्रीय विचारों पर दृढ़ प्रभाव था और समाज की प्रायः जीवित जैववाद से तुलना की जाती है। और इसी के क्रमबद्ध विकास को चरणों में तलाशने के प्रयास किए जाते हैं जिनकी जैविकीय जीवन में तुलना की जा सकती है। समाज को व्यवस्था के भागों के रूप में भी देखने के तरीके ने जिनमें प्रत्येक भाग एक खास कार्य निष्पादन में रत हो और सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार या स्कूल एवं संरचनाओं जैसे स्तरीकरण के अध्ययन को बहुत प्रभावित किया। इसकी चर्चा हमने यहाँ इसलिए की क्योंकि उन बौद्धिक विचारों का जिनके समाजशास्त्र की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका है, इससे गहरा संबंध है कि किस प्रकार समाज अनुभवी के वास्तविकता का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद ज्ञानोदय, एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक 18वीं शताब्दी में चला, अब कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है। उस वक्त वैज्ञानिक जानकारी भी उन्नत व्यवस्था में भी थी और साथ ही एक बढ़ता हुआ दृढ़ विश्वास यह था कि प्राकृतिक वैज्ञानिकों की पद्धतियों द्वारा मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है और करना ही चाहिए। उदाहरण स्वरूप गरीबी जो अभी तक एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती थी, उसे सामाजिक समस्या के रूप में देखना आरंभ हुआ जो कि मानवीय उपेक्षा अथवा शोषण का परिणाम है। इसलिए गरीबी की समझा जा सकता है और उससे का निराकरण हो सकता है। इससे का अध्ययन का एक तरीका यह था कि एक सामाजिक सर्वेक्षण किया जाए और यह इस विश्वास पर आधारित हो कि मानवीय प्रक्रियाओं को मापा जा सके और इसका वर्गीकरण किया जा सके। सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में चर्चा 5वें अध्याय में भी की गई है। और प्रारंभिक आधुनिक काल के विचारक इस बात से सहमत थे कि ज्ञान में वृद्धि से तभी सामाजिक बुराइयों का समाधान संभव है। उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कोंत जिनको की समाजशास्त्र का संस्थापक समझा जाता है, उनका विश्वास था कि समाजशास्त्र समाज कल्याण में योगदान करेगा। उसके बाद 7वां खंड में देखें भौतिक मुद्दे जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका के बारे में।
औद्योगिक क्रांति एक नए गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप पूंजीवाद पर आधारित है। औद्योगिक उत्पादन के उन्नति के पीछे यही पूंजीवाद व्यवस्था एक प्रमुख शक्ति थी। पूंजीवाद में नई अभिवृत्तियां एक संस्थाएं सम्मिलित थी। उद्यमी निश्चित और व्यवस्थित मुनाफे की आशा से प्रेरित थे और बाजारों ने उत्पादन कार्य जीवन में प्रमुख साधन की भूमिका अदा की और माल सेवाएं एवं श्रम वस्तुएं बन गई जिनके निर्धारण तार्किक गणनाओं के द्वारा होता था। नई अर्थव्यवस्था पहले वाली अर्थव्यवस्था से एकदम अलग थी। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। औद्योगिकरण द्वारा आया परिवर्तन कितना असरकारी था, इसे समझने के लिए हम औद्योगिकरण से पूर्व की इंग्लैंड की जिंदगी पर सरसरी नजर डालते हैं। औद्योगिकरण से पहले अंग्रेजों का मुख्य पेशा खेती करना एवं कपड़ा बुनना था और अधिकांश लोग गांव में रहते थे। अपने भारतीय गांवों की तरह ही वहां भी कृषक एवं भूस्वामी, लोहार एवं चमड़ा श्रमिक, जुहारे एवं कुम्हार थे और चरवाहे और मध निर्माता भी थे। समाज छोटा था, यह स्तरीकृत था, अर्थात विभिन्न लोगों की परिस्थिति एवं उनकी वर्ग स्थिति स्पष्ट परिभाषित थी। सभी परंपरागत समाजों की एक ही यह भी नजदीकी आपसी व्यवहारिक विशेषता रखता था। औद्योगिकरण के साथ ही सभी विशेषताएं बदल गई। अब नई व्यवस्था का एक प्रमुख मूल्य पक्ष था श्रम की प्रतिष्ठा कम होना, शिल्प संघ, गांव एवं परिवार के सुरक्षित स्थानों से कार्य का अलग होना, रूढ़िवादी एवं परिवर्तनवादी दोनों ही तरह के चिंतक सामान्य श्रमिकों की प्रतिस्थिति की गिरावट को देखकर भयभीत हुए थे और परंतु कुशल कारीगरों की स्थिति अलग थी। नगरीय केंद्रों का विकास और विस्तार हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले शहर नहीं थे, लेकिन औद्योगिकरण से पहले उनका स्वरूप अलग था। औद्योगिक शहरों ने एक बिल्कुल नए नगरीय संसार को जन्म दिया। इसकी निशानी थी फैक्ट्रियों का धुआं और कालिख, नई औद्योगिक श्रमिक वर्ग की भीड़-भाड़ वाली बस्तियां, गंदगी और सफाई का नितांत अभाव। इसकी अन्य निशानियों में एक यह था कि नए प्रकार की सामाजिक अंतःक्रिया। यह एक नई फिल्म की गीत आगे दिया गया है, जो फिल्म में CID 1956 का यह गीत शहरी जिंदगी के भौतिक एवं अनुभवनात्मक पक्षों का चित्रण इस प्रकार करता है जिसे यहाँ दिया गया है कि ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के। और ये है बॉम्बे मेरी जान, और कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्रामे, कहीं मोटर, कहीं मिल, और मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। उसके बाद भावानुवाद। प्यारे दिल, यहाँ जिंदगी मुश्किल है। अगर हम खुद को बचाना चाहते हैं तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस रास्ते पर जा रहे हो। मेरे प्यारे, यह मुंबई है और मेरे यहाँ बहुमंजिली इमारतें मिलेगी और ट्रामें मिलेगी, वहाँ मिलेगी, वाहन मिलेगी, कारखाने मिलेगी, और इंसानियत भले दिल को छोड़कर तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा। इंसानियत का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर जो भी करें उसका कोई मतलब नहीं है। शक्ति या पैसा या चोरी या विश्वासघात चलता है सब ये। और अमीर लोग गृहविहीन लोगों की, आवारा व्यक्तियों की तरह हंसी उड़ाते हैं, लेकिन जब वह एक दूसरे के गले कटते हैं तब उसे व्यापार कहते हैं। और इस एक कार्य क्या कई नाम दिए जाते हैं, जैसे अंग्रेजी कारखाने के मशीनरी द्वारा तैयार माल के आगमन से खरीदे उसके बाद तादाद में भारतीय दस्तकार बर्बाद हो गए थे, और क्योंकि अत्यधिक विकसित कारखानों में उनकी खपत नहीं हो सकी थी। और इन बर्बाद दस्तकारों ने मुख्यतः जीवन निर्वाह के लिए खेती को अपना लिया था। अक्सर कारखानों और इसके यांत्रिक श्रम विभाजन को किसानों, दस्तकारी, साथ ही साथ परिवार और स्थानीय समुदायों को इस तरह समाप्त कर दिया गया था कि जैसे कि जानबूझकर किया गया हो। और कारखानों को एक आर्थिक कठोर नियंत्रण के रूप में देखा गया, जो अभी तक बैरकों और जेरों तक था। और कार्ल मार्क्स के अनुसार कारखाने दमनकारी थे, फिर भी काफी हद तक स्वतंत्रता की गुंजाइश थी। यहाँ श्रमिकों ने बेहतर जिंदगी हेतु सामूहिक कार्य प्रणाली एवं संगठित प्रयास दोनों चीजें सीखी, और नए समाजों के उभरने का एक और संकेतक था। घड़ी के अनुसार समाज का महत्व जो सामाजिक संगठन का आधार भी था, और इसका
एक महत्व पक्ष वह तरीका था जिसके अनुसार 18वीं और 19वीं शताब्दी में खेतिहर और औद्योगिक मजदूरों की बढ़ती संख्या ने तेजी से घड़ी और कैलेंडर के अनुसार अपने ओर को ढलना शुरू किया और आधुनिक समय से पूर्व के काम के तरीके के एकदम भिन्न थे। औद्योगिक पूंजीवाद के विकास से पहले काम की दिन के उजाले और जी तोड़ परिश्रम के बीच आराम या सामाजिक सामाजिक कर्तव्यों के आधार पर तय होती थी और कारखाने के उत्पादन ने श्रम को समकालीन बना दिया था। इससे समय की पाबंदी, एक तरफ की स्थिर रफ्तार और कार्य करने से के निश्चित घंटे और हफ्ते के दिन निर्धारित हो गए। इसके अलावा घड़ी ने कार्य करने की अनिवार्यता पैदा कर दी। उसके बाद नियुक्त और कार्यक्रम दोनों के लिए समय अब धन है, यह बीतता नहीं बल्कि खर्च हो जाता है। उसके बाद देखते हैं 8वां खंड में हमें यूरोप में समाजशास्त्र के आरंभ और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए। समाजशास्त्र के अधिकांश मुद्दे एवं सरोकार भी उस समय की बात करते हैं जब यूरोपियन समाज 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण और पूंजीवाद के आगमन के कारण भयंकर रूप में परिवर्तन की चपेट में था। और बहुत से मुद्दे जो उस समय प्राय उठते थे, उदाहरण के लिए नगरीयकरण या कारखानों के उत्पादन, सभी आधुनिक समाजों के लिए प्रासंगिक थे। यद्यपि उनकी कुछ विशेषताओं जैसे थोड़ी अलग हो सकती थी, वास्तव में भारतीय समाज अपने औपनिवेशिक अतीत और अविश्वसनीय विविधता के कारण भी भिन्न था। भारत का समाजशास्त्र इसको दर्शाते हैं। जैसे यदि ऐसा है तो उस समय के यूरोप पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जाए, वहां से शुरुआती कारण क्यों प्रासंगिक है। जवाब अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि भारतीय होने के नाते हमारा अतीत अंग्रेजी पूंजीवाद उपनिवेशवाद के इतिहास से गहरे जुड़ा हुआ था और उसके बाद पश्चिम में पूंजीवादी विश्वव्यापी विस्तार पर पा गया था। और नीचे बॉक्स में दिया गया एक उदाहरण यह दर्शाता है कि पूंजीवाद और उसके द्वारा वैश्विक तारों पर समाजों का असामान्य रूपांतरण में 17वीं और 19वीं शताब्दी के लगभग 24 मिलियन अफ्रीकियों को दास बनाया गया था, जिसमें से 11 मिलियन अमेरिका तक की यात्रा में जीवित रहे। यह आधुनिक इतिहास में दिखने वाले जनसंख्या के बहुत बड़े आंदोलन में से एक है। उनको अपनी जमीन और संस्कृति से उखाड़ा गया और दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में भयावह परिस्थितियों में भेजा गया और पूंजीवाद की सेवा के कार्य में लगा दिए गए। अवदास प्रथा इस बात का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस प्रकार लोगों को आधुनिकता के विकास के नाम पर उनकी मर्जी के खिलाफ फंसाया गया है। अवदासता की संस्थाएं 19वीं शताब्दी के आरंभ में कम होने लगी, लेकिन हमारे लिए भारत में यह 1800 के बाद का काल था और जब बंधु मजदूरों को अंग्रेजों द्वारा जहाजों में भरकर दूरस्थ देशों जैसे दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम अथवा वेस्ट इंडीज अथवा फिजी द्वीपों में उन्हीं सूती कपड़ों के मिलों और चीनी कारखानों को चलाने के लिए ले जाया जाता था। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक B.S. नायपाल, जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, और उन हजारों लोगों में से एक के वंशज हैं और जिन्होंने जबरदस्ती उन अनजान जगहों पर ले गया था और जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी और वहां से लौटने में वे असमर्थ थे और वहीं मर गए। किस प्रकार पश्चिमी पूंजीवाद ने दो छोरों पर संसार को प्रभावित किया था और आर्य के लक्ष्मण द्वारा प्रस्तुत मॉरिशस का यात्रा विवरण हमें बीते हुए औपनिवेशिक और वैश्विक अतीत को याद दिलाते हैं। जैसे वह कहते हैं कि यहाँ अफ्रीकी और चीनी, उसके बाद बिहारी और डच, फारसी और तमिल, अरबी, फ्रांसीसी और अंग्रेज सब एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहते थे। और उदाहरण के लिए एक तमिल जिसका भ्रामक सा दक्षिण भारतीय चेहरा था और एक लुभावना सा नाम भी था, राधा कृष्ण गोविंद, सचमुच मद्रास से था और मैंने उससे तमिल में बात की और उसने मुझे फ्रेंच मिश्रित टूटी फूटी इंग्लिश में कठिनाई से जवाब देकर आश्चर्यचकित कर दिया था। और श्री राम गोविंद को तमिल का ज्ञान बिल्कुल नहीं था और उनके चिन्ह ने तमिल का उच्चारण करना शताब्दियों पहले बंद कर दिया था। और ये लक्ष्मण अपने बताते हैं विवरण से। और भारत में समाजशास्त्र का विकास देखे उपनिवेशवाद, आधुनिक पूंजीवाद एवं औद्योगिकरण का आवश्यक हिस्सा था। इसलिए
पश्चिमी समाजशास्त्री का पूंजीवाद एक एवं आधुनिक समाज के अन्य पक्षों पर लिखित दस्तावेज भारत में हो रहे सामाजिक परिवर्तनों को समझने के लिए सर्वथा प्रासंगिक है। फिर भी जब हम शहरीकरण के संदर्भ में देखते हैं उपनिवेशवाद में यह तथ्य निहित है कि आवश्यक नहीं कि औद्योगिकरण का असर भारत में भी उतना ही था जितना पश्चिम में था। अवकाश मार्क्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को लेकर की गई टिप्पणी में असमानता उजागर होती है। जैसे वे कहते हैं कि भारत जो पिछले काफी समय से विश्व की एक महान कपास उत्पादक कार्यशाला थी, अब इंग्लिश धागों और सूती सामान से भरा पड़ा है और इसके अपने उत्पादन को इंग्लैंड से बाहर निकालकर अथवा अत्यंत निर्मम शर्तों पर स्वीकार करके अंग्रेज उत्पादकों को उनके उत्पादनों पर केवल थोड़े और नाम मात्र शुल्क लगाकर भारी मात्रा में यहाँ लाकर स्वदेशी वस्त्र उद्योग को बर्बाद कर दिया गया था और जो कभी यहाँ की शान हुआ करती थी। भारत में समाजशास्त्र की भारतीय समाज के बारे में पश्चिमी लेखकों द्वारा लिखित दस्तावेज और विचारों में भी जूझना पड़ा था और जो हमेशा सही नहीं होती थी और विचार अंग्रेज उपनिवेशवाद अधिकारियों और पश्चिमी विद्वानों दोनों द्वारा व्यक्त किए गए थे और उनमें से बहुतों के लिए भारतीय समाज पाश्चात्य समाज के एकदम विपरीत था। यहाँ हम केवल एक उदाहरण देते हैं कि एक भारतीय गाँव को किस तरह से समझा गया और परिवर्तन के रूप में चित्रित किया गया। समकालिक और विक्टोरिया कालीन विकास के विचारों से सहमति देखते हुए पाश्चात्य लेखकों ने भारतीय गांवों को अवशेष के रूप में देखा जिसे समाज की शैशवावस्था कहा गया था और उन्होंने 19वीं शताब्दी के भारत में यूरोपियन समाजों का अतीत देखा। औपनिवेशिक विरासत वाले देशों जैसे भारत में एक दूसरा साक्ष्य यह था कि यहाँ समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान में प्रायः अंतर किया जाता है और एक स्तरीय पाश्चात्य पाठ्यपुस्तक में समाजशास्त्र की परिभाषा है और मानव समूहों और समाजों का अध्ययन जिसमें औद्योगिकृत विश्व के विश्लेषण पर पर्याप्त बल दिया गया और सामाजिक मानव विज्ञान की एक स्तरीय पाश्चात्य परिभाषा इस प्रकार होगी जैसे गैर पश्चिमी साधारण समाजों अर्थात दूसरी संस्कृति का अध्ययन। भारत में किस्सा सर्वथा अलग है और M.N. श्रीनिवास इसका खाका इस प्रकार खींचते हुए कहते हैं कि भारत जैसे देश में इसको आकार और विभिन्नता के चलते क्षेत्रीय भाषाई धार्मिक पक्ष संबंधी सजातीय निजातियों के साथ तथा ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच में असंख्य दूसरे हैं और ऐसी संस्कृति और समाज में जैसे कि भारत में है दूसरे से असमानता दूसरे से आमना सामना वास्तव में आसपास या पड़ोसी में ही होता जाता है, ये श्रीनिवास कहते हैं। और भारत में इससे भी आगे सामाजिक मानव विज्ञान जिसमें पहले आदमी लोगों के अध्ययन में स्थान ले रखा था और धीरे धीरे बदलकर किसानों सजातीय समूहों सामाजिक वर्गों प्राचीन सभ्यताओं के विभिन्न पक्षों और विशेषताओं एवं आधुनिक औद्योगिक समाजों के अध्ययन पर आ गया था। और भारत में समाजशास्त्र एवं सामाजिक मनोविज्ञान के बीच कोई स्पष्ट विभाजक कोई विभाजक रेखा नहीं है जो कि बहुत सारे पाश्चात्य देशों में इन दोनों विषयों की एक विशेषता के रूप में मौजूद है और शायद भारत में पाई जाने वाली आधुनिक एवं ग्रामीण और महानगरीय और परंपरागत अति विभिन्नता का भी इसी वजह से है। उसके बाद समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इनकी संबंध देखें तो समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय क्षेत्र काफी व्यापक है। यह एक दुकानदार और ग्राहक के बीच, एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच, दो मित्रों के बीच अथवा परिवार के सदस्यों के बीच की अंतःक्रिया के विश्लेषण को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। इसी प्रकार यह राष्ट्रीय मुद्दे जैसे बेरोजगारी या जातीय संघर्ष या राज्य की नीतियों का जनजातियों के वानिकी संसाधनों पर अधिकार के प्रभाव या ग्रामीण कर्जों को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है अथवा वैश्विक सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे नए नचीले श्रम कानूनों का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का नौजवानों पर प्रभाव या विदेशी विश्वविद्यालय के आगमन का देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव की जांच कर सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्र विषय इससे परिभाषित नहीं होता कि वह क्या अध्ययन यानी यथार्थ परिवार या व्यापार संघ अथवा गांव करता है, बल्कि इससे परिभाषित होता है कि वह एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है।
और समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के समूह का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान एवं इतिहास शामिल हैं। और विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में विभाजक एकदम सुस्पष्ट नहीं है और सभी में कुछ हद तक साझी रुचियां, संकल्पनाएं एवं पद्धतियां हैं। इसलिए यह समझा जाना जरूरी है कि कुछ विषयों में पृथकता कुछ हद तक स्वैच्छिक है और इसका कठोरता से पालन नहीं होना चाहिए। सामाजिक विज्ञानों को अलग अलग करना, उसके बाद अंतरों को अंतररंजित करना और उसके बाद समानताओं पर आवरण चढ़ाने जैसे होगा। और इससे भी बढ़कर नारी अधिकारवादी सिद्धांतों ने अंतः विषयक उपागम की अत्यधिक आवश्यकता को दिखाया है। उदाहरण के लिए एक राजनीतिक वैज्ञानिक या अर्थशास्त्री लिंगों की भूमिका और उनको राजनीति पर प्रभाव अथवा परिवार के समाजशास्त्र के बगैर अर्थव्यवस्था या लिंग पर आधारित श्रम विभाजन का अध्ययन कैसे करेगा। उसके बाद समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के बारे में देखा। अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विवरण का अध्ययन करता है। शास्त्रीय आर्थिक उपागम पूर्ण रूप से आर्थिक चरों के अंतर संबंधों का वर्णन करता है और कीमत, मांग एवं पूर्ति का संबंध, मुद्रा प्रवाह, आगत और निर्गत का अनुपात, इसी अन्य तरह की बातें हैं। और परंपरागत अर्थव्यवस्था के अध्ययन का केंद्र आर्थिक क्रियाकलाप के संकुचित दायरे तक ही रहता है। मुख्य रूप से किसी एक समाज में अपर्याप्त वस्तु एवं सेवाओं का विवरण। वे अर्थशास्त्री जो राजनीतिक आर्थिक उपागम से प्रभावित हैं, आर्थिक क्रियाकलापों को स्वामित्व के रूप में उत्पादन के साधनों के साथ संबंधों के विस्तृत दायरे में समझने का प्रयास करते हैं। और आर्थिक विश्लेषण में प्रभावी प्रकृति का उद्देश्य किसी तरह से आर्थिक व्यवहार को सुनिश्चित कानूनों का निर्माण करना था। और समाजशास्त्री उपागम आर्थिक व्यवहार को सामाजिक मानकों, मूल्यों, व्यवहारों और हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता है। उसके बाद निगमित क्षेत्र से प्रबंधक इस बात को जानते हैं विज्ञापन उद्योग में भारी निवेश का सीधा संबंध उपभोग के तरीके और जीवन शैली को नया रूप देने की आवश्यकता है। और अर्थशास्त्र के अंदर की प्रवृत्ति जैसे नारीवादी अर्थशास्त्रीय लिंग को समाज के केंद्रीय संगठन कार्य सिद्धांत की तरफ पेश कर इसके दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए वे यह देखते हैं कि किस प्रकार घर पर किया गया कार्य बाहर की उत्पादकता से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र के परिभाषित विषय क्षेत्र ने इनको एक अत्यधिक केंद्रित और विचारशील विषय के रूप में सुविधाजनक तरीके से विकसित होने में मदद की है। समाजशास्त्री प्रायः अर्थशास्त्रियों से इस बात के लिए ईर्ष्या करते हैं कि उनकी शब्दावली उचित होती है और उनकी माप एकदम सही होती है और उनके सैद्धांतिक कार्यों के परिणामों को व्यवहारिक सुझावों में परिणति करने की क्षमता से भी जिनका जनहित नीतियों के लिए बड़ा अर्थ होता है। फिर भी अर्थशास्त्री की पूर्वानुमान लगाने की योग्यता को प्रायः व्यक्तिगत व्यवहार, सांस्कृतिक मानकों एवं संस्थागनात्मक प्रतिरोध की अनदेखी करने की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। उसके बाद पियर बोर्डेयू ने 1898 में ये लिखा था, कहा था कि वास्तविक आर्थिक विज्ञान अर्थव्यवस्था की प्रत्येक लागत पर ध्यान देगा और केवल निगमित निकायों से संबंधित लागतों पर ही नहीं बल्कि अपराध, आत्महत्याएं और ऐसी ही अन्य लागतों पर भी। और हमें खुशियों भरा ऐसा अर्थशास्त्र आगे लाना होगा जो सभी प्रकार के हितों को ध्यान में रखेगा और व्यक्तिगत एवं सामूहिक, भौतिक एवं सांकेतिक क्रियाकलापों से संबंधित जैसे सुरक्षा और साथ ही निष्क्रियता या निश्चित रोजगार से संबंधित भौतिक एवं प्रतिक्रियात्मक लागत का भी, जैसे उदाहरण के लिए दवाओं का उपयोग, अनुशमनकारी दवाओं के इस्तेमाल का विश्व रिकॉर्ड फ्रांस के नाम से। और स्वेडन वर्ग ने 2003 में उद्धृत किया था इसे। और सामान्यतः समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के विपरीत तकनीकी समाधान प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि यह एक प्रश्नकारी एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है और यह आधारभूत मान्यताओं के बारे में प्रश्न पूछने में सहायता करता है। और इस प्रकार न केवल निर्धारित लक्ष्यों के तकनीकी साधनों के प्रति बल्कि स्वयं उद्देश्य की सामाजिक उपेक्षाओं के प्रति भी चर्चा का अवसर प्रदान करते हैं। हाल ही में आर्थिक और समाजशास्त्र में पुनरुत्थान की प्रवृत्ति देखने में आई थी कि जिसका कारण शायद समाजशास्त्र का विशालतर और आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। समाजशास्त्र किसी सामाजिक स्थिति की पहले से विद्यमान समझ को ज्यादा स्पष्ट और पर्याप्त समझ प्रदान करता है। यह तथ्यों की जानकारी के स्तर पर अथवा किसी चीज के घटित होने के कारण को बेहतर तरीके से समझने के स्तर पर हो सकते हैं, जैसे दूसरे शब्दों में सैद्धांतिक समझ के द्वारा। उसके बाद समाजशास्त्र में राजनीतिक विज्ञान में देखें
जैसे कि अर्थशास्त्र में है, वैसे ही समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के बीच की पद्धतियों और उपागमों की स्पष्ट अंतःक्रिया की बहुलता है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान मुख्यतः दो तत्वों का केंद्रित है, राजनीतिक सिद्धांत और सरकारी प्रशासन। दोनों में से किसी भी अनुशाखा में राजनीतिक व्यवहार गहन रूप से शामिल नहीं है। सामान्यतः सैद्धांतिक भाग में प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के सरकारी संबंधी विचारों को केंद्र बिंदु बनाया गया, और जबकि प्रशासनिक भाग का केंद्र बिंदु सरकार के वास्तविक संचालन की तुलना में इसका औपचारिक ढांचा पर रहा। समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों के अध्ययन को समर्पित है, जबकि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान ने अपने को शक्ति के औपचारिक संगठन के सकार रूप में अध्ययन तक सीमित रखा है। समाजशास्त्र सरकार सहित संस्थाओं के समुच्चय के बीच अंतर संबंधों पर बल देता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान सरकार में विद्यमान प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। और हालांकि समाजशास्त्र के पुनः अनुसंधान में समान रुचि को लेकर राजनीतिक विज्ञान से लंबी साझेदारी है। मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्री ने ऐसा काम किया जिसको राजनीतिक समाजशास्त्र का नाम दिया जा सकता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक अध्ययन के रूप में बढ़ता जा रहा है, और पिछले कुछ भारतीय चुनावों में भी मतदान के राजनीतिक प्रतिमानों का काफी विशिष्ट अध्ययन देखने में आया है। राजनीतिक संगठनों की सदस्यता, संगठनों में निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक दलों के समर्थन के समाजशास्त्रीय कारण और राजनीतिक में जाति एवं जेंडर की भूमिका आदि का भी अध्ययन किया जाता है। उसके बाद समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर देखें। इतिहासकार एक तरह के नियम के मुताबिक अतीत का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्री समकालीन समय पर या कुछ ही पहले के अतीत में ज्यादा रुचि रखते हैं। इतिहासकार पहले वास्तविक घटनाओं के चित्रण में एक चीजें वास्तव में कैसे घटित हुई थी इसे स्थापित करने में संतुष्ट होते थे, जबकि समाजशास्त्र में असामयिक संबंधों को स्थापित करने का अध्ययन केंद्र बिंदु था, और इतिहास से ठोस विवरणों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्रीय ठोस वास्तविकताओं से सार निकालकर उनका वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण करता है। आजकल इतिहासकार अपने विश्लेषण में समाजशास्त्रीय पद्धतियों एवं धारणाओं का उपयोग करने लगे हैं। परंपरागत इतिहास से राजाओं और युद्धों के इतिहास के बारे में जानकारी देता है, और इतिहासकारों द्वारा अपेक्षाकृत कम चौका-चौध और कम रोमांचक घटनाओं जैसी जमीन के संबंधों में परिवर्तन या परिवार में जेंडर संबंधों के इतिहास का अध्ययन परंपरागत रूप में कम हुआ है। लेकिन यही बात समाजशास्त्रियों की रुचि का प्रमुख क्षेत्र है, और हालांकि आजकल इतिहास काफी हद तक समाजशास्त्री हो गया है और सामाजिक इतिहास की विषय वस्तु है। यह शासकों के कार्यों, युद्धों एवं राजतंत्रवाद के बजाय सामाजिक प्रतिमानों, लिंग संबंधों, रोकचाल और प्रथाओं एवं प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन है। उसके बाद समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान के बारे में देखें। मनोविज्ञान को प्रायः व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित है। यह उनकी बौद्धिकता एवं सीखने की प्रवृत्ति, उसके बाद अभिप्रेरणा एवं याददाश्त तंत्रिका प्रणाली एवं प्रतिक्रिया का समय, उसके बाद आशाओं और डर से रुचि रखता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है और अपनी प्राथमिक रुचि एक व्यक्ति में रखता है, लेकिन उसका इस बात से सरोकार रहता है कि व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक समूहों में सामूहिक तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है। समाजशास्त्र समाज में संगठित व्यवहार को समझने का प्रयास करता रहता है। यही वह तरीका है जिससे समाज के विभिन्न पक्षों द्वारा व्यक्तित्व को आकार मिलता है। उदाहरण के लिए आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार, उनका परिवार और नातेदारी संरचना, उनकी सांस्कृतिक मानक एवं मूल्य यह याद रखना रुचिकर होगा कि दुर्खाई जिन्होंने आत्महत्या के अपने प्रख्यात अध्ययन में समाजशास्त्र को स्पष्ट पद्धति एवं विषय क्षेत्र में स्थापित करने की चेष्टा की थी, और इसमें उन्होंने उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत उत्कंठाओं को बाहर ही रखा जिन्होंने आत्महत्या की या इसकी चेष्टा की। यह उस सांख्यिकी आंकड़ों के लिए भी किया गया जो उन व्यक्तियों की कई सामाजिक विशेषताओं से सरोकार रखते हैं। उसके बाद समाजशास्त्र एवं सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में देखें। अधिकांश देशों में
अधिकांश देशों में मानव विज्ञान में पुरातत्व विज्ञान, भौतिक मानव विज्ञान, सांस्कृतिक इतिहास, भाषा की विभिन्न शाखाएं और सामान्य समाजों में जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन शामिल है। यहाँ हमारा सरोकार सामाजिक मानव विज्ञान और सांस्कृतिक मानव विज्ञान से, क्योंकि यहाँ समाजशास्त्र का अध्ययन के एकदम निकट है। समाजशास्त्र को आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन समझा जाता है, जबकि सामाजिक मानव विज्ञान को सरल समाजों का अध्ययन समझा जाता है। हमने पहले देखा है कि प्रत्येक विषय का अपना इतिहास अथवा जीवनी होती है। सामाजिक मानव विज्ञान का विकास पश्चिम में उन दिनों हुआ जब यह माना जाता था कि पश्चिमी शिक्षित सामाजिक मानव वैज्ञानिकों ने गैर यूरोपियन समाजों का अध्ययन किया, जिनको प्रायः विजातीय, अशिष्ट और असभ्य समझा जाता था। जिनका अध्ययन किया गया और जिनका अध्ययन नहीं किया गया था, उनके बीच के असामान्य संबंध पर ज्यादा टिप्पणी नहीं दी गई। लेकिन अब समय बदल गया है और अब वे मूल्य निवासी विद्यमान हैं, चाहे वे भारतीय हैं या सूडानी, नागा हैं या संथाल, जो अब अपने समाजों के बारे में बोलते हैं और लिखते हैं। अतीत के मानव वैज्ञानिकों ने सरल समाजों का विवरण तटस्थ वैज्ञानिक तरीके के लिखा था और प्रत्यक्ष व्यवहार में वे लगातार उन समाजों की तुलना आधुनिक पश्चिमी समाजों से करते थे, जिनसे वे एक मानदंड के रूप में दिखते थे। और अन्य परिवर्तनों ने भी समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान की प्रकृति को पुनः परिभाषित किया। जैसे कि हमने देखा, आधुनिकता ने एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत की जिसमें छोटे से छोटे गांव भी भूमंडलीय प्रक्रिया से प्रभावित हुआ। इसका प्रत्येक उदाहरण है उपनिवेशवाद। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान भारत के अत्यधिक दूरस्थ गांवों ने भी अपने प्रशासन और भूमि कानूनों में परिवर्तन, अपने राजस्व उगाही में परिवर्तन और अपने उत्पादन उद्योगों के समाप्त होते हुए देखा था। समकालीन भूमंडलीय प्रक्रिया ने दुनिया के इस प्रकार के सिकुड़ने को और ज्यादा बल प्रदान किया और एक सरल समाज का अध्ययन करते समय ये मान्यता थी कि यह एक सीमित समाज है, और हम जानते हैं कि आज ऐसी नहीं है। और सामाजिक मानव विज्ञान द्वारा सरल एवं निरीक्षण समाजों पर किए गए परंपरागत अध्ययन का प्रभाव मानव विज्ञान की विषय वस्तु और विषय सामग्री पर पड़ता है। और सामाजिक मानव विज्ञान का प्रवृत्ति समाज यानी सरल समाज के सभी पक्षों का एक समग्र में अध्ययन करने की होती है। अभी तक जो विशेषता प्राप्त हुई है वह क्षेत्र पर आधारित थी। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप समूह, नुअर अथवा मलेशिया और समाजशास्त्री जटिल समाजों का अध्ययन करते हैं। अतः समाज के भागों जैसे नौकरशाही या धर्म या जाति अथवा एक प्रक्रिया जैसे सामाजिक गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान की विशेषता थी लंबी क्षेत्रीय कार्य परंपरा और समुदाय के जिसका अध्ययन किया और जिसमें रहना और अनुसंधान की निर्जातीय पद्धतियों का उपयोग और समाज शास्त्रीय प्राय सांख्यिकीय एवं प्रश्नवाली विधि पर प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण पद्धति एवं संख्यात्मक आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। वे 5वें अध्याय में आप इन परंपराओं के बारे में विस्तार से देखेंगे और आज एक सरल और जटिल समाज में अंतर को स्वयं एक बड़े पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारत स्वयं परंपरा और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजातीय का, वर्ग एवं समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। गांव राजधानी दिल्ली के बीचों बीच बसे हुए कॉल सेंटर देश के विभिन्न कस्बों से यूरोपीय और अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र दोनों परंपराओं से सार ग्रहण करने में काफी उदार है और भारतीय समाजशास्त्री अक्सर भारतीय समाजों के अध्ययन में केवल अपनी संस्कृति का नहीं बल्कि उनके भी अध्ययन करते हैं जो उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं थे। यह शहरी आधुनिक भारत के जटिल अंतर करने वाले समाजों के साथ साथ जनजातियों का भी एक समग्र रूप में अध्ययन कर सकता है। इस बात पर डर बना रहता है कि सरल समाजों में खत्म होने से सामाजिक मानव विज्ञान अपनी विशिष्टता खो देगा और समाज शास्त्र में मिल जाएगा। और हालांकि दोनों विषयों में लाभदायक अंत परिवर्तन हुए हैं और आजकल पद्धतियों एवं तकनीकियों को दोनों विषयों से किया जा सकता है और राज्य और वैश्वीकरण के मानव विज्ञान अध्ययन किए गए हैं जो कि सामाजिक मानव विज्ञान की परंपरागत विषय वस्तु से एकदम अलग है। दूसरी ओर समाजशास्त्र भी आधुनिक समाजों की जटिलता के अध्ययन के लिए संख्यात्मक एवं गुणात्मक तकनीकों, समष्टि और व्यष्टि उपागमों का उपयोग करता है। और जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि हम इस पर चर्चा 5वें अध्याय में करेंगे, क्योंकि भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान ने अति निकट का संबंध रखा है।
कुछ शब्दावली आती है, जैसे पूंजीवाद क्या है? आर्थिक उद्यम की एक व्यवस्था जो कि बाजार विनियम पर आधारित है। पूंजी से आशय है कि कोई संपत्ति जिसमें धन, भवन एवं मशीनें आदि शामिल है, जो बिक्री के लिए वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग करती है अथवा बाजार से लाभ कमाने के उद्देश्यों से विनियोजन हो सकता है, और यह व्यवस्था उत्पादन के साधनों और संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर आधारित है। उसके बाद द्वंद्वात्मक क्या है? सामाजिक ताकतों के विरोध किया गया क्रिया या उनकी विद्यमानताएं, जैसे सामाजिक बाध्यता और व्यक्तिगत इच्छाएं हैं। उसके बाद अनुभाविक अन्वेषण क्या है? तो समाजशास्त्रीय अध्ययन से दिए गए किसी भी क्षेत्र की जानने वाली तथ्यपरक जांच है। उसके बाद नारीवादी सिद्धांत क्या है? तो एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो कि सामाजिक विश्व का विश्लेषण करते समय लिंग की महत्ता को केंद्र में रखने पर बल देता है। यद्यपि इस सिद्धांत के कई तत्व हैं, लेकिन उन सबका एक सरोकार है, समाज में लिंग के आधार पर होने वाली असमानता की व्याख्या करना एवं उससे दूर रखने के लिए कार्य करना। उसके बाद सामाजिक बाध्यता क्या है? तो यह एक शब्द जो इन तथ्यों को दर्शाता है कि हम जिन समूहों और समाजों के हिस्से हैं वे हमारे व्यवहार को अनुकूलता के हिसाब से प्रभावित करते हैं। मूल्य का अर्थ क्या है? तो व्यक्ति या समूहों द्वारा माने जाने वाला विचार की क्या जरूरत है, सही है और अच्छा है या बुरा है। विभिन्न मूल्य मानव संस्कृति की विभिन्नता के मूल्य पक्षों को दर्शाते हैं।